गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था स्टेप्स फॉर डिजाइनिंग डिजिटल बटरवर्थ फिल्टर। कैसे हम एक डिजिटल बटरवर्थ फिल्टर डिजाइन कर सकते हैं, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। उसमें हमने देखा था कि पहला स्टेप जो है वह है कि जो आपके पास स्पेसिफिकेशंस हैं, डिजिटल स्पेसिफिकेशंस हैं, उस डिजिटल स्पेसिफिकेशन को आपको एनालॉग स्पेसिफिकेशन में, कॉरेस्पॉन्डिंग एनालॉग स्पेसिफिकेशन में कन्वर्ट करना है फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना था, उन एनालॉग स्पेसिफिकेशंस का यूज करके आपको फिल्टर पैरामीटर्स फाइंड आउट करने थे, और उन फिल्टर पैरामीटर से आप, अब चाहे आप फिल्टर पैरामीटर्स एन, ओम, सी, बी के, सी के, कैपिटल बी के फाइंड आउट करें या पोल्स फाइंड आउट करें, ठीक। तो या तो आप फिल्टर पैरामीटर्स फाइंड आउट करें या पोल्स फाइंड आउट करें। और थर्ड स्टेप में आपको क्या करना था, उन फिल्टर पैरामीटर्स या पोल्स की हेल्प से आपको सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन, एनालॉग फिल्टर ट्रांसफर फंक्शन आपको डिजाइन करना था बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। आपको HAS डिजाइन करना था, एनालॉग फिल्टर ट्रांसफर फंक्शन। एंड द लास्ट स्टेप is to transform that analog transfer function into a digital transfer function, means transform analog filter into a digital filter by using bilinear transformation or impulse invariance transformation। मैंने ये भी आपको बताया था कि आप अगर स्टार्टिंग में जो आप फ्रीक्वेंसी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन, फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन जो आप पहले कर रहे हैं, उसमें आपने अगर इंपल्स इनवेरिएंस यूज किया है तो बाद में आप इंपल्स इनवेरिएंस यूज करेंगे। अगर पहले आपने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया है तो बाद में भी आप बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करेंगे। ऐसा ना करें कि पहले आपने इंपल्स इनवेरिएंस यूज किया और बाद में बाइलिनियर यूज किया, या पहले आपने बाइलिनियर यूज किया और बाद में इंपल्स इनवेरिएंस यूज किया। उससे होगा क्या कि आपका जो बाइलिनियर का इफेक्ट है वो खत्म नहीं होगा, और अगर आपने दोनों जगह बाइलिनियर ही यूज किया है तो उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। ऐसे ही इंपल्स इनवेरिएंस में भी आपने अगर इनिशियली और एंड में दोनों जगह आपने इंपल्स इनवेरिएंस ही यूज किया है तो जो आपको डिजायर्ड फिल्टर, आपका जो डिजाइन फिल्टर आपका बनेगा वो जैसा आप चाहते थे वैसा ही बनेगा, अदरवाइज उसके शेप में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो स्पेसिफिकेशन होगा वो इसी फॉर्म में गिवन होगा। फिल्टर स्पेसिफिकेशन A1 लेस देन इक्वल्स मॉड ऑफ h e रेज टू j ओमेगा, वहां h j ओम था, वो एनालॉग फिल्टर स्पेसिफिकेशन था। ये आपको डिजिटल फिल्टर स्पेसिफिकेशन गिवन है। ध्यान देना, यहां जो आपको गिवन था, यहां जो फॉर्मूले में आपको दिखाया गया था, यह था एनालॉग फिल्टर स्पेसिफिकेशन, ठीक है। यह एनालॉग फिल्टर स्पेसिफिकेशन, और बिल्कुल ऐसा ही आपका डिजिटल फिल्टर स्पेसिफिकेशन है। ध्यान देना, ये क्या है A1, ये क्या है A2। A1 is less than equals mod of h e raised to j omega less than equals 1 when omega is in between 0 and 0.2 pi। ये मॉड देने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स बनेगा वो माइनस से प्लस तक का बनेगा। -0.2 पाई से लेकर +0.2 पाई तक आपका जो फिल्टर का रेस्पॉन्स होगा इसका, वो 1 और 0.8 के बीच में होगा। मतलब वो कुछ इस टाइप का जाएगा, ऐसे जाके ऐसे आएगा, ठीक है। 1 और 0.8 के बीच में होगा जब तक आप 0 और 0.2 पाई के बीच में हैं, और जब आप 0.6 पाई से पाई के बीच में हैं, यहां से यहां के बीच में हैं, या -0.6 पाई से माइनस पाई के बीच में है, इस ड्यूरेशन में है या इस ड्यूरेशन में है, ठीक ना। तो यहां इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन 0.2,
अगर 0.2 यहाँ है तो ये लेस देन 0.2 होगा, यहाँ तक आते ही इसकी वैल्यू 0.2 हो जाएगा और इसके नीचे जाएगा ये, ऐसे ही यहाँ तक आते ही 0.2 पर पहुंचेगा और फिर इसके नीचे जाएगा। ये इस टाइप का आपका कर्व बनेगा। ये रीजन आपका बनता है ट्रांजिशन रीजन, ये रीजन बनता है ट्रांजिशन रीजन। नेगेटिव पोर्शन हम सिर्फ अपनी सिंप्लिसिटी के लिए दिखाते हैं, कंप्यूटेशनल सिंप्लिसिटी के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, उसका प्रैक्टिकल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम हमेशा कॉजल सिस्टम लेकर चलते हैं और कॉजल सिस्टम ये कहता है कि नेगेटिव सिस्टम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जब कभी भी एग्जिस्टेंस होगा पॉजिटिव सिस्टम का एग्जिस्टेंस होगा, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी का एग्जिस्टेंस होगा, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। और ओमेगा हमें पता है -π से पाई वैरी करता है, या हम ये कहें पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी अगर लेते हैं तो 0 से पाई वैरी करता है। और इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जब 0 से 0.2 पाई के बीच में ओमेगा है तो आपका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 से 0.8 तक है। और जब आप 0.6 पाई से पाई के बीच में जाते हैं ओमेगा लेकर, तो आपका जो मैग्नीट्यूड है वो 0.2 से कम हो जाता है। मतलब ये है A1 और ये है A2। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? अगर ये A1 है और ये 0 से 0.2 पाई के बीच में है, 0.81 के पास है और 0.21 से बहुत कम है, 0 के लगभग है, मतलब कि जो पास बैंड वाला है वो रीजन यही वाला है, ठीक ना। पास बैंड वाला रीजन यही वाला है और इस वजह से ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी विच इज ओमेगा 1, ओमेगा p और ओमेगा 1। और दूसरी ये जो फ्रीक्वेंसी है जहां पर आप A2 या A2 से नीचे जाते हैं, ये कहलाता है स्टॉप बैंड एज फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू ओमेगा 2, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, पिछला वाला जो एनालॉग फिल्टर का स्पेसिफिकेशन था, इसमें आप ये देखेंगे कि ये जो ओम है ये ओम 2 से लेकर इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा था, ओम 2 से लेकर इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा था, जबकि यहां आप देखेंगे ये 0.6 पाई से लेकर पाई तक ही है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ओम की रेंज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी है, जबकि ओमेगा की रेंज -π टू पाई, ठीक है। अच्छा, तो ये स्पेसिफिकेशंस हमारे पास हैं। A1 0.8, A2 0.2, ओमेगा 1 0.2 पाई, ओमेगा 2 0.6 पाई। मींस आपको डिजिटल फिल्टर के स्पेसिफिकेशंस गिवन है और यही फिल्टर आपको डिजाइन करना है। और हमने क्या बताया है कि जब कभी भी हम IIR या बटरवर्थ या चेबीशेव कोई सा भी फिल्टर हम डिजाइन करने चलते हैं, जब कभी भी हम IIR फिल्टर डिजाइन करने चलते हैं, डिजिटल फिल्टर, तो हमें सबसे पहले क्या डिजाइन करना होता है, प्रोटोटाइप एनालॉग फिल्टर। और वो प्रोटोटाइप एनालॉग फिल्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इन फ्रीक्वेंसीज को, जो डिजिटल फ्रीक्वेंसीज हैं, उनको प्रोटोटाइप एनालॉग फिल्टर की फ्रीक्वेंसीज में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। कौन सा मेथड चूज करना है? लेट हमने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया, मान लिया हमने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया, तो जब हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे इन फ्रीक्वेंसीज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एनालॉग फ्रीक्वेंसी में, तो क्या फार्मूला लगेगा, ओम इज इक्वल टू 2/t tan ओमेगा बाई 2। तो अगर हम ओम 1 कैलकुलेट करना चाहेंगे तो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करेंगे, ओमेगा 1 के। ओम 2 कैलकुलेट करना चाहेंगे तब किसके कॉरेस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करेंगे, ओमेगा 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। n जो आपका फिल्टर ऑर्डर है, n फिल्टर ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 log 1/A2 square minus 1 divided by 1/A1 square minus 1 whole divided by log ohm 2 by ohm 1, ठीक ना। तो यहाँ ohm 2 by ohm 1 ही हमें चाहिए, हम अलग अलग ohm 1 और ohm 2 निकाल कर क्या करेंगे, तो ohm 2 by ohm 1 हमें चाहिए, हमने सीधे ohm 2 by ohm 1 कैलकुलेट कर लिया, ohm 2 by ohm 1 सीधे हमने कैलकुलेट कर लिया।
और ओम 2 बाई ओम 1 जब हमने कैलकुलेट किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 बाई टी, यहाँ से 2 बाई टी कट जाएगा, tan ओमेगा 2 बाई 2 डिवाइड बाई tan ओमेगा 1 बाई 2। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये रेशियो आता है 4.235। ठीक है, 4.235 ये आया आपका ओम 2 बाई ओम 1। नाउ अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि जब भी आप ये tan sin cos ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो मोड आपका रेडियन होना चाहिए, डिग्री नहीं, क्योंकि जो आप ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पर इसको कैलकुलेट कर रहे हैं ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 रेडियंस में है, ठीक ना, पाई रेडियन, 0.6 पाई रेडियन, 0.2 पाई रेडियन, तो ये रेडियंस में है, इसलिए जरूरी है कि आप इसको रेडियन मोड में ही रखें, अदरवाइज रिजल्ट गलत आएगा। ठीक है, तो ओम 2 बाई ओम 1 आपका कैलकुलेट हो गया 4.235। अब हमें सीधे कैपिटल N में ये वैल्यूज पुट कर देनी है, A1 A2 और ओम 2 बाई ओम 1 की। इनकी वैल्यूज पुट करते ही हमारे पास जो रिलेशन है n का, उससे वैल्यू क्या आई, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.3। n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.3 मींस n कितना होना चाहिए, कंडीशन ये है कि n हमेशा एक इंटीजर होगा, कंडीशन ये है कि n जो है वो हमेशा ही एक इंटीजर होगा, कभी भी कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा, फिल्टर ऑर्डर हमेशा ही इंटीग्रल वैल्यू होगी। ठीक, एक इंटीजर होगा वो हमेशा ही फिल्टर ऑर्डर, वो कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। सो n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.3। तो 1.3 से बड़ा इंटीजर कौन सा है, 2। 1.3 से बड़ा इंटीजर कौन सा है, 2। ठीक है, तो यहां हम इंटीजर कौन सा लेंगे, n की वैल्यू क्या लेंगे, 2। तो फिल्टर ऑर्डर कितना हो गया, 2। उससे कम नहीं ले सकते हैं, उससे ज्यादा ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। तो 3 और 4 लेंगे तो रिस्पॉन्स तो अच्छा आएगा लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, तो अभी हम चूंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम उसको 2 लेकर चल सकते हैं। सो n इज इक्वल टू 2। ठीक है, नाउ therefore the required filter order is 2। now ओम सी का फॉर्मूला क्या था आपके पास, जरा ध्यान दो। ओम सी का फॉर्मूला था ओम 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई A1 स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1 बाई 2n। ओम 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई A1 स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1 बाई 2n, यह है आपका ओम सी। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, देखो ओम सी के फॉर्मूले में हमने ये ओम 1 रखा 2 बाई टी टैन ओमेगा 1 बाई 2, 2 बाई टी टैन ओमेगा 1 बाई 2, और नीचे 1 बाई A1 स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1 बाई 2n। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 2 बाई टी 0.3752। ठीक ना, टी को अभी हमने टी ही रखा है, इसकी वैल्यू हमने अभी कुछ नहीं रखी है। अगर टी की वैल्यू गिवन हो या सैम्पलिंग पीरियड गिवन हो या सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, लेकिन ना लिखें तो ज्यादा अच्छा है। कारण ये कि जब अभी आप इसको फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बाद में जब आप बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, HS से HZ के लिए, तो वहां से ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बाई टी अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस वजह से अगर आप मल्टीप्लाई ना करें तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, सो 2 बाई टी मल्टीप्लाइड बाई 0.3752। नाउ टेकिंग B1 इज इक्वल टू 1, बटरवर्थ फिल्टर में टेकिंग B1 इज इक्वल टू 1, मैंने आपको बताया था बटरवर्थ फिल्टर के लिए चूंकि A की जो वैल्यू है एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, उसको हमने नॉर्मलाइज किया हुआ है, उसकी वैल्यू 1 है। जब उसकी वैल्यू 1 है तो जो आपका ये फॉर्मूला है बी के कैलकुलेट करने के लिए, ये फॉर्मूला क्या कहता है, 1 इज इक्वल टू पाई के इज इक्वल टू 1 टू n बाई टी n बाई 2 बी के, एंड ऑल B1 B2 B3 B4 आर इक्वल।
ठीक ना, सारे B1 B2 B3 B4 इक्वल हैं, तो Bk की वैल्यू क्या होगी 1। अगर ये 1 है तो Bk की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, यहां भी अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। जितने भी बीज होंगे उन सबकी वैल्यू क्या होगी, कैपिटल बीज, उनकी वैल्यू क्या होगी 1। ठीक, तो यहां से कैपिटल बी की वैल्यू हमने 1 ली, B1 इज इक्वल टू 1, स्मॉल b1 का फॉर्मूला क्या है 2 sin 2k माइनस 1 पाई बाई 2n। 2 sin 2k माइनस 1 पाई बाई 2n। अच्छा, अब ये k क्या है, k कहां से हम कैलकुलेट करेंगे। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर हम k कहां से लेकर आएंगे, k की क्या वैल्यू होगी। तो इसके लिए आप HAS के फॉर्मूले पर चलिए, जो हमने HAS का फॉर्मूला लिया था ये वाला, इस फॉर्मूले पर चलिए। यहां क्या कह रहा है, जब n इवन होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, जब n ऑड होगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। और n हमारे केस में कितना आया है 2, जब n 2 आएगा तो हम कौन सा लेंगे, यही वाला फॉर्मूला लेंगे। और इस फॉर्मूले में देखो k कहां से कहां तक है, k इज इक्वल टू 1 to n बाई 2, और n है 2 तो 2 बाई 2 1, सो k इज इक्वल टू 1। k की सिर्फ एक वैल्यू होगी 1। ठीक है, अब हम यहां से, हमें k की वैल्यू 1 मिल गई, मतलब हमें क्या मिलेगा स्मॉल b1 c1 कैपिटल B1, इतनी ही चीजें हमें मिलेंगी। B2 C2 B2 की तो जरूरत ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा बटरवर्थ के केस में C1 भी 1 होता है, Ck हमेशा 1 होता है, ये मैंने आपको फॉर्मूले में लिखवाया है। कैपिटल Bk और Ck ये दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी बटरवर्थ के केस में। कोई भी बटरवर्थ फिल्टर आप डिजाइन करेंगे, ऑल पोल फिल्टर, तो उसके अंदर आपका कैपिटल Bk और Ck की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। बचा स्मॉल bk की वैल्यू आपको यहां से फाइंड आउट करनी है, तो k की वैल्यू है 1, सो 2 माइनस 1 1 पाई बाई 2n, n कितना है 2, सो पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो रूट 2, एंड रूट 2 की वैल्यू आती है 1.4142। ठीक है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, किसी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। अगर इतना आपको वैल्यू पता है तो आप जबानी इस चीज को कर सकते हैं। k की वैल्यू यहाँ 1 पुट किया, 1 पुट करते ही 2 इंटू 1 माइनस 1 1 पाई बाई 4, बिकॉज n इज इक्वल टू 2, साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू रूट 2, एंड रूट 2 की वैल्यू है 1.4142। ठीक, तो B1 की वैल्यू आ गई आपके पास, ओम C आपके पास निकला हुआ है, कैपिटल N है 2, B1 1 है, कैपिटल B1, C1 1 है। सीधे से हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे और HS फाइंड आउट कर लेंगे। HS क्या आ रहा है, ओम C स्क्वायर डिवाइडेड बाई S स्क्वायर प्लस B1 ओम CS प्लस ओम C स्क्वायर। ठीक ना, ओम C की वैल्यू पुट कर दो और B1 की वैल्यू पुट कर दो, आपका कंप्लीट HAS रेडी हो जाता है। अब उस HAS को जब हम HZ में कन्वर्ट करेंगे, मींस S को हम रिप्लेस करेंगे 2 बाई टी 1 माइनस Z इनवर्स अपॉन 1 प्लस Z इनवर्स से, तो हमारा जो HZ बनता है वो ये बन के आता है। ठीक ना, वो HZ ये बन के आता है। क्लियर है, तो इस तरीके से आप HZ फाइंड आउट कर सकते हैं, अब अपना डिजिटल फिल्टर डिजाइन कर सकते हैं। अब HZ आ गया तो जैसा कि आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है, अभी
स्टार्टिंग में आपने पढ़ा है फर्स्ट यूनिट में, रियलाइजेशन, तो इसको आप रियलाइज कर सकते हैं, इसको आप रियलाइज कर सकते हैं। अब चूंकि दोनों ही सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है तो सीधे लैडर लगा सकते हैं, सीधे इसमें आप लैडर स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसमें कैस्केड लगा लें, चाहे तो पैरेलल लगा लें, चाहे तो डायरेक्ट फॉर्म बना लें। ठीक है, जिस भी स्ट्रक्चर को आपको बनाने की इच्छा हो या रिक्वायरमेंट हो, आप वो स्ट्रक्चर, वो रियलाइजेशन इजीली बना सकते हैं। क्लियर है? एक और एग्जांपल है बटरवर्थ का, गिवन है डिटरमिन द ऑर्डर एंड पोल्स। अब ये दूसरे टाइप का हो गया। पहला एग्जांपल था पहले टाइप का जिसमें आपको फॉर्मूले से कैलकुलेट करने थे पैरामीटर्स, पैरामीटर्स कैलकुलेट करने के बाद आपको सीधे आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में रख देना था और वहां से आपका HAS रेडी हो जाता है और उस HAS से आप क्या करते हो, HZ बना लेते हो। ठीक ना? अब क्या है, डिटरमिन द ऑर्डर एंड पोल्स ऑफ लो पास बटरवर्थ फिल्टर हैविंग 3 dB अटेन्युएशन एट 500 हर्ट्ज and attenuation of 40 dB at 1000 Hz using impulse invariance transformation। देखो गिवन क्या क्या है, 3 dB attenuation means कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी कितना है, 500 हर्ट्ज। दूसरा क्या गिवन है, अटेन्युएशन ऑफ 40 dB, 40 dB मींस बहुत ज्यादा अटेन्युएशन हो गया, मतलब इसके बाद से अब स्टॉप बैंड में आपका फिल्टर मूव करेगा। ठीक ना? तो 40 dB का अटेन्युएशन हुआ, मतलब वो स्टॉप बैंड अटेन्युएशन है और वहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1000 हर्ट्ज। ठीक, ओमेगा 1 आप कैलकुलेट कर सकते, ओमेगा 1 मींस पास बैंड फ्रीक्वेंसी। अब चूंकि पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है तो अब जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है उसको पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी मान सकते हैं। ठीक, तो पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी मालूम हो गया, पास बैंड अटेन्युएशन मालूम हो गया, स्टॉप बैंड एज फ्रीक्वेंसी मालूम हो गया, स्टॉप बैंड अटेन्युएशन मालूम हो गया, A1 A2 B1 B2, सॉरी A1 A2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, ये इतनी चीजें आपको मालूम हो गई। ओमेगा 1 ओमेगा 2 कहां से कैलकुलेट करेंगे, 2 पाई f से सिंपली। लेकिन f चूंकि यहाँ हर्ट्ज में गिवन है, आप देखेंगे 500 हर्ट्ज एंड 1000 हर्ट्ज गिवन है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हर्ट्ज में गिवन है इसको हम नॉर्मलाइज कर लेंगे। हम अज्यूम करेंगे कि हमारे पास एक सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है और उस एक सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से हम इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। ठीक ना? तो हम उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि पोल्स फाइंड आउट करना है और पोल्स के लिए ओम सी की जरूरत होती है। पोल्स के फार्मूले के लिए ओम सी की जरूरत होती है। तो या तो हम ओम सी फाइंड आउट करें या जो ओम सी गिवन है उसी को ले लें। यहां हमने ओम सी फाइंड आउट किया है, इसको अगर हम नहीं भी करते, इस 3 dB फ्रीक्वेंसी को ही हम ओम सी मान लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, इसको हम ओम सी मान सकते थे। ठीक है, सो कैपिटल N हमने फाइंड आउट किया, फिल्टर ऑर्डर हमने फाइंड आउट किया, यहां से अटेन्युएशन हमें गिवन है, उस अटेन्युएशन से हमने फिल्टर ऑर्डर फाइंड आउट किया। फिल्टर ऑर्डर हमारे पास आया 7। ठीक, फिल्टर ऑर्डर आया 7 और इस फिल्टर ऑर्डर के बाद अब हम ओम सी ले लेते हैं। ओम सी के बाद जो फॉर्मूला है हमारा ओम सी ई रेज टू जे n प्लस 2k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n, उसमें हम पुट कर देंगे
अपनी वैल्यूज, और उसके बाद जो हमें मिलेगा वो मिलेंगे पोल्स। के कहां से कहां तक वेरी करेगा? के वेरी करेगा फ्रॉम 0 to 6, ठीक ना। n इज इक्वल टू 7 है, तो के कहां से कहां तक वेरी करेगा इस केस में? फ्रॉम 0 to 6, ठीक है जी। तो यहां से आप पोल्स कैलकुलेट करेंगे। पोल्स कैलकुलेट करने के बाद आपको करना क्या है? सिर्फ 1 बाय s माइनस s1 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय s माइनस s2 मल्टीप्लाइड बाय ऐसे ही s6 तक आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और तब आपका जो है ट्रांसफर फंक्शन, एनालॉग फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन रेडी हो जाएगा। और वहां से फिर हम आपके डिजिटल फिल्टर के ट्रांसफर फंक्शन में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक ना। और डिजिटल फिल्टर आपके सामने आ जाएगा। यही प्रोसेस है किसी भी बटरवर्थ फिल्टर को डिजाइन करने का। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, जैसी स्पेसिफिकेशंस गिवन हो, जैसा कंडीशन गिवन हो, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दोनों टाइप का एक एक एग्जांपल हमने करा दिया है। अब हम चलते हैं अगले फिल्टर की ओर, which is Chebyshev filter design. Chebyshev filters are analog or digital filters having a steeper roll-off than Butterworth filter and have pass band ripple or stop band ripples. मतलब ये हुआ कि बटरवर्थ के केस में हमने देखा था कि जो उसका रिस्पॉन्स है बहुत फ्लैट रिस्पॉन्स आता है, इसलिए उसको मैक्सिमली फ्लैट मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स कहा जाता है, ठीक ना। मैक्सिमली फ्लैट मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स फिल्टर कहा जाता है बटरवर्थ फिल्टर को, क्योंकि उसका जो रिस्पॉन्स आता है पास बैंड और स्टॉप बैंड दोनों में ही फ्लैट रिस्पॉन्स आता है। और जैसे जैसे हम n का वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, फिल्टर ऑर्डर हम बढ़ाते जाते हैं, हमने ये भी देखा कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो आइडियल को टेंड करने लगता है, ठीक ना। फिर हमने शेबिशेव फिल्टर क्यों चूज किया? वो कितना भी आइडियल को टेंड करेगा, उसका जो ट्रांजिशन विड्थ है वो हमेशा ज्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू शेबिशेव फिल्टर। चेबिशेव फिल्टर का ट्रांजिशन विड्थ बहुत कम होता है, उसका जो रोल ऑफ है बहुत स्टीप होता है। रोल ऑफ मींस ट्रांजिशन फ्रॉम हाई टू लो, ट्रांजिशन फ्रॉम हाई टू लो बहुत फास्ट ट्रांजिशन होता है, ठीक है, चेबिशेव फिल्टर में। और इसीलिए जहां हमें जैसी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है वहां हम वो फिल्टर यूज करते हैं। अगर हमें रिक्वायरमेंट है फ्लैट रिस्पॉन्स की तो हम बटरवर्थ फिल्टर चूज करेंगे, और अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारा ट्रांजिशन विड्थ कम हो, फास्ट रोल ऑफ हो, थोड़ा रिपल चलेगा, थोड़ा अटेन्युएशन चलेगा, तो हम शेबिशेव फिल्टर चूज करते हैं, ठीक है। Chebyshev filters have the property that they minimize the error between the idealized and the actual filter characteristic over the range of the filter, but with ripples in the pass band. Using Chebyshev filter design, there are two subgroups. दो टाइप के Chebyshev filters होते हैं, पहला टाइप 1 एंड दूसरा टाइप 2। टाइप 1 क्या है? Chebyshev फिल्टर जिसमें सिर्फ पोल्स होंगे ट्रांसफर फंक्शन में, वो टाइप 1 चेबिशेव फिल्टर है, और यही आपके सिलेबस में है, ठीक ना। टाइप 1 चेबिशेव फिल्टर मींस ऑल पोल फिल्टर्स, और यही आपके सिलेबस में है। और जब हम ऑल पोल चेबिशेव फिल्टर्स की बात करते हैं तो उसका जो रिस्पांस होता है उसके पास बैंड में आपको रिपल्स दिखाई देंगे, लेकिन स्टॉप बैंड में कोई रिपल नहीं होगा, मोनोटोनिक रिस्पांस होगा स्टॉप बैंड में, लेकिन पास बैंड में इक्वी रिपल्स दिखाई देंगे, ठीक है। These filters are all pole filters in the pass band.
these filters show equiripple behavior and they have monotonic characteristic in the stop band. पास बैंड में मोनोटोनिक कैरेक्टर दिखाई देता है, जबकि स्टॉप बैंड में पास बैंड में इक्विरिपल कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देता है, जबकि स्टॉप बैंड में मोनोटोनिक कैरेक्टर दिखाई देता है। ठीक है। टाइप 2 फिल्टर, टाइप 2 फिल्टर्स हैं जिसमें जीरोस और पोल्स दोनों होते हैं, जीरोस और पोल्स दोनों होते हैं, और ये ऐसे फिल्टर्स होते हैं जिसमें पास बैंड में तो मोनोटोनिक रिस्पांस होता है, लेकिन स्टॉप बैंड में आपको इक्विरिपल्स दिखाई देंगे। यहाँ दो टाइप के ग्राफ आपको दिख रहे हैं। एक ग्राफ ये ऊपर वाला है, यह है आपका टाइप 1 चेबीशेव फिल्टर का, जिसमें पास बैंड में आपको मोनोटोनिक रिस्पांस दिख रहा है, इक्विरिपल रिस्पांस दिख रहा है। यहाँ रिपल्स हैं लेकिन इक्वल रिपल्स हैं। ठीक है, कोई घट बढ़ नहीं रहा है, इक्वल रिपल्स हैं पास बैंड में। और जब आप स्टॉप बैंड में आते हैं तो आपको कोई रिपल नहीं दिखता है, बस एक लाइन दिखती है जो कि घटती हुई चली जा रही है जीरो की ओर, तो ये मोनोटोनिक रिस्पांस कहलाता है। जबकि टाइप 2 चेबीशेव फिल्टर में जब हम देखते हैं तो यहाँ पास बैंड में आप देखेंगे मोनोटोनिक रिस्पांस है, जबकि स्टॉप बैंड में आप देखेंगे यहाँ रिपल्स दिखाई दे रहे हैं, इक्वी रिपल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये वाले फिल्टर स्टडी करने हैं, इनका एनालिसिस करना है, इनको डिजाइन करना है। भी आपके सिलेबस में यही टाइप 1 फिल्टर ही है, लेकिन जानना जरूरी है कि टाइप 2 चेबीशेव फिल्टर होता क्या है, और इसी टाइप 2 चेबीशेव फिल्टर को ही हम इनवर्स चेबीशेव फिल्टर भी कहते हैं। ठीक है, इसी टाइप 2 चेबीशेव फिल्टर को ही हम इनवर्स चेबीशेव फिल्टर भी कहते हैं। So these filters contain zeros as well as poles. In the stop band, these filters show equiripple behavior and they have monotonic characteristics in the pass band. ठीक। Now difference between Butterworth and Chebyshev filter. Butterworth और Chebyshev filter में क्या डिफरेंस है? यहाँ एक ही ग्राफ में आपको दो अलग अलग कर्व्स दिख रहे हैं। एक कर्व है जो कि ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे घूम गया, फिर ऐसे नीचे आया। रिपल्स हैं और वो इक्वी रिपल्स हैं पास बैंड में, फिर ये नीचे आ गया। ठीक ना, ये कौन सा है रिस्पांस? ये रिस्पांस है आपका चेबीशेव फिल्टर का। दूसरा रिस्पांस आपको दिखेगा, ये एक ऐसा सीधा आया और यहां से आके इधर नीचे गिर गया। ठीक ना, ये दूसरा रिस्पांस है आपका बटरवर्थ फिल्टर का। इन दोनों रिस्पांसेस में आप देखेंगे जो बटरवर्थ का रिस्पांस है वो यहां से गिरना शुरू हो रहा है। ठीक ना, और यहां तक जहां तक हमारा अजम्पशन है कि ये स्टॉप बैंड में पहुंचेगा, यहां तक ये गिर ही रहा है। या अगर हम इसको ना ले, हम 3dB पॉइंट को लें कि यहां तक हमारा पास बैंड में आ रहा है, तो इसके बाद ये आप देखेंगे यहां से यहां तक ये बहुत लंबा टाइम स्पैन ले रहा है स्टॉप बैंड में जाने के लिए। जबकि ये वाला जो आपका फिल्टर है चेबीशेव फिल्टर, इसको आप देखेंगे ये जब 3dB फ्रीक्वेंसी पर है तो वो यहाँ पर है, टॉप पर है, और उसके बाद बहुत स्टीप चेंज आता है इसके अंदर, और ये तुरंत ही बहुत फास्ट ट्रांजिशन होता है और ये तुरंत ही आपके स्टॉप बैंड में पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स का डिफरेंस, ग्राफ्स का डिफरेंस आपके बटरवर्थ और चेबीशेव में। ठीक ना, एक और चीज दिख रही है कि इसमें रिपल्स हैं चेबीशेव में, जबकि बटरवर्थ में रिपल्स नहीं है। लेकिन चेबीशेव का जो ट्रांजिशन विड्थ है वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू बटरवर्थ। ठीक है ना, और क्या क्या डिफरेंसेस हैं? For a particular desired specification of a digital filter, the order of Butterworth filter will be higher than Chebyshev filter. जो बटरवर्थ फिल्टर का ऑर्डर होगा
सेम स्पेसिफिकेशन के फिल्टर, चेबीशेव फिल्टर के लिए और बटरवर्थ फिल्टर के लिए जो फिल्टर ऑर्डर होगा वो बटरवर्थ के केस में बड़ा होगा, ज्यादा होगा in comparison to Chebyshev. For a particular desired specification of a digital filter, the order of Chebyshev filter will be lower as compared to Butterworth filter. For a particular specification, Butterworth filter require more hardware. ज़्यादा hardware की requirement है Butterworth filter में, जबकि Chebyshev filter में less hardware की requirement है, बहुत कम hardware use होते हैं Chebyshev filter में. Butterworth filter has cutoff frequency not equal to pass band frequency. जब आप cutoff frequency लेते हैं वो आप कैलकुलेट करते हैं ohm1 divided by 1 by a1 square minus 1 whole power 1 by 2n से आप कैलकुलेट करते हैं. जबकि चेबिशेव फिल्टर में आप आगे देखेंगे कि जो आपका कटऑफ फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी पर ही है. हमने ओम सी और ओम 1 को इक्वल कर रखा है चेबिशेव फिल्टर के लिए. ठीक है. द ट्रांजिशन बैंड ऑफ बटरवर्थ फिल्टर इज वाइडर एज कंपेयर टू चेबिशेव फिल्टर. ये तो अभी अभी आपने देखा है कि जो ट्रांजिशन बैंड है बटरवर्थ फिल्टर का वो चेबिशेव के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, जबकि द ट्रांजिशन बैंड ऑफ चेबिशेव फिल्टर इज नैरो एज कंपेयर टू बटरवर्थ फिल्टर. जबकि जो आपका चेबिशेव फिल्टर का ट्रांजिशन बैंड है वो बटरवर्थ के कंपैरिजन में बहुत नैरो है, बहुत कम है. ठीक. ऑल पोल्स ऑफ फिल्टर विल ऑलवेज लाई ऑन सर्कल. आप जब इसका लोकस ड्रॉ करते हैं बटरवर्थ फिल्टर का पोल्स का, तो जो पोल्स का लोकस होगा वो एक सर्कल बनाएगा, जबकि चेबिशेव फिल्टर के पोल्स का जब आप लोकस बनाएंगे तो वो एलिप्स बनाएगा. ठीक है. बटरवर्थ फिल्टर हैज नो रिपल्स ईदर इन पास बैंड और स्टॉप बैंड. कहीं कोई रिपल नहीं है, जबकि चेबिशेव फिल्टर में या तो पास बैंड में या स्टॉप बैंड में रिपल्स मिलेंगे. The magnitude response of the Butterworth filter decreases with increase in frequency. जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी मैग्नीट्यूड रिस्पांस डिक्रीज करेगा. जैसा कि आपने कर्व में देखा कि पहले फ्लैट रहता है उसके बाद डिक्रीज होने लगता है, वो फ्रीक्वेंसी के साथ साथ डिक्रीज होता है. जबकि आपके चेबिशेव फिल्टर में फ्रीक्वेंसी के साथ साथ वो रिपल्स आने लगते हैं. द मैग्नीट्यूड रिस्पांस ऑफ द चेबिशेव फिल्टर फ्लक्चुएट्स और शो रिपल्स. बटरवर्थ फिल्टर्स हैव a better time domain as output is more stable. बटरवर्थ फिल्टर के केस में जो आउटपुट है वो काफी स्टेबल है और इस वजह से बहुत अच्छा टाइम डोमेन रिस्पांस आपको मिलता है. जबकि चेबिशेव फिल्टर में जब आप टाइम डोमेन में जाएंगे सिस्टम को लेकर तो आपको रिंगिंग इफेक्ट दिखाई देगा. ठीक है. बिकॉज ऑफ रिपल्स, बिकॉज ऑफ रिपल्स और पीक्स. ठीक है. आज के लिए इतना ही. कल हम चेबिशेव फिल्टर पे आगे बढ़ेंगे, कैसे डिजाइन करते हैं चेबिशेव फिल्टर्स उसको हम देखेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.